वेलकम बैक बेटा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के बारे में। चैप्टर का नाम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के अंदर आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, तो जो नया टॉपिक है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। ठीक है, ये भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है। तो सबसे पहले हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज के फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो पहला फीचर है बेटा वो ये है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाना चाहते हैं तो वो आप किस ऑब्जेक्टिव के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है बेटा प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। मतलब जो उसके मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के बेटा, जो मेंबर्स बनते हैं उन मेंबर्स के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या काम करती है, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो जिस लिए भी मेंबर्स बने, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ वो मेंबर्स बने हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम होता है उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना। मतलब उसके जो मेंबर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके या उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उनको पूरा करना, उनके फेवर में काम करना ऑफ इट्स मेंबर्स है इन अकॉर्डेंस विद द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। ठीक है, तो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं, मतलब चलिए साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसलिए आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करते हैं, मतलब इस तरह के बिजनेस को फॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फीचर क्या होता है बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी का, कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं ये आपको रजिस्टर्ड करनी पड़ती है। ठीक है, आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के जैसे या पार्टनरशिप में भी विदाउट रजिस्ट्रेशन जो पार्टनरशिप होता है, विदाउट एनी ओरल, मतलब विदाउट एनी रिटन एग्रीमेंट जो होता है उस तरीके से, यानी ओरल एग्रीमेंट के थ्रू जो आप पार्टनरशिप करते हैं इस तरीके से नहीं बेटा। जब भी आप क्या होता है कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे तो आपको उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरीली कराना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए स्टेट कंट्रोल, स्टेट कंट्रोल का मतलब यहां पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट से नहीं है बेटा। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो कंट्रोल होगा वो स्टेट गवर्नमेंट या फिर आप कौन से एक्ट में उसको रजिस्टर करवा रहे हैं उसके थ्रू उसका कंट्रोल होगा। सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। क्या करना पड़ेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी को बेटा, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट और रिस्पेक्टिव स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। आप महाराष्ट्र में हैं, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के लिए आप महाराष्ट्र में हैं तो महाराष्ट्र का जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट होगा उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आप क्या होता है मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं तो वहां पर जो स्टेट का कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है उसमें उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होगा, आपको उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या जो क्लॉसेस हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो फीचर है बेटा दैट इज इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन। देखिए ज्यादा स्क्रीन पे, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु ज्वाइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ क्या होता है मेंबर्स। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, पहले बोल रहे हैं कि ये वॉलंटरी एसोसिएशन है, मतलब कंपलसरी नहीं है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए तो आपको उसको ज्वाइन करना ही है। भाई सिंपल है, आप जिस प्रोडक्ट में डील करते हैं, जिस एरिया में डील करते हैं उस एरिया से रिलेटेड, एरिया से मतलब मेरा जगह से नहीं है, एरिया से मतलब मेरा क्या है प्रोडक्ट या सर्विसेज, उसके एरिया की बात कर रहा हूं मैं। तो आप जिस एरिया से जिसका आपका संबंध होगा, जिस एरिया से रिलेटेड आप प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहे होंगे, उससे रिलेटेड जितने लोग होंगे वो मिलकर अपने कॉमन इंटरेस्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप एक साथ मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और आपका मोटिव क्या होता है, किसका बेटा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का। आप सब एक साथ क्यों आए हैं, आप सब एक साथ इसलिए आए हैं कि आप अपने कॉमन इंटरेस्ट में काम करना चाहते हैं, अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए क्या करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। और इंडिया में तो बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, आपने सुना होगा कुछ दूध वगैरह के बारे में भी। ठीक है, मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह, अभी नाम नहीं लूंगा बेटा क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में यहां करने बैठा नहीं हूं। ठीक है, हम तो कॉन्सेप्ट समझने बैठे हैं, और ये वैसे भी लेक्चर क्लास 11th के लिए बेटा आपको डेप्थ में तो उतना जाना नहीं है। ठीक है, तो ये आपको एक और चीज बता दिया कि इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन। इसमें कोई कंपलसरी आपको क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनना है ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप फार्मर्स हैं, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, आप अगर क्या होता है फार्मर्स हैं और आप अपने जो प्रोड्यूस करते हैं उस चीज की मार्केटिंग वगैरह के लिए आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं, आप आसपास के 5-10 गांव के लोग मिलकर क्या होता है इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करना चाहते हैं। बट जरूरी नहीं होता बेटा कि गांव का हर जो किसान होगा वो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन जाए, ये कंपल्शन नहीं होता बेटा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट जो फीचर होता है, इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑब्लिक मेंबरशिप। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो बताया अपने लास्ट स्लाइड में कि नो वन इज क्या होता है कंपेल्ड टू ज्वाइन, कि नहीं साहब आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और कोई अगर ज्वाइन कर लेता है ऐसे मेंबर तो वो जब उसकी इच्छा ना हो तो वो छोड़ के भी जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, लीगल स्टेटस है। अब एक सिंपल चीज समझिए, जब हम ये बोल रहे हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का हम क्या करेंगे, उसको रजिस्टर्ड करवा लेंगे, जो भी आप स्टेट में जहां पर भी आपका प्लेस ऑफ वर्क होगा वहां पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट होगा उसमें जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो इसका मतलब ये होता है उस रजिस्ट्रेशन के साथ ही आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या मिल जाएगा, एक सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाएगी, एक स्टेटस मिल जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी को। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि यहां पर उसकी आइडेंटिटी जो होती है वो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम क्या है, मेंबर्स। ठीक, नेक्स्ट है बेटा इसके बाद दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस को आपको कंपेरेटिव भी पढ़ना पड़ेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या था, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी। एचयूएफ में आपने पढ़ा था कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी। फिर आपने क्या पढ़ा था, एलएलपी पढ़ चुके हैं आप इसके पहले, अगर आप वो वीडियो मेरा देख चुके हैं तो एलएलपी के केस में भी क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। यहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में भी लिमिटेड लायबिलिटी है। ठीक है, स्क्रीन पर देखिए, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड। मतलब उनके मेंबर्स ने जितना अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट किया था कोऑपरेटिव सोसाइटी में उस अमाउंट तक, उस एक्सटेंट तक ही वो लायबल रहेंगे। उसके बाद क्रेडिटर्स यहां पर भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स के घर नहीं जा सकते। सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं हो सकता बेटा, क्रेडिटर्स घर आ जाएंगे आपके पैसे लेने के लिए, वसूल करने के लिए। पार्टनरशिप में भी हमने पढ़ा था, उसमें भी आपके क्रेडिटर्स क्या हो जाते हैं, आपके घर आ जाएंगे अगर फर्म की एसेट से पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो। बट यहां पर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा इसके बाद जो फीचर हमको पढ़ना है वो है कंट्रोल की बात चल रही है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को कौन कंट्रोल करेगा। अब बेटा दो चीजें हैं, जैसे कंट्रोल वर्ड आया तो आपके दिमाग में है कि अरे सर वो हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया उसका तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती होगी ना, वो एक चीज अलग है, गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करेगी। बट हम यहां कंट्रोल की बात कर रहे हैं, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी के कंट्रोल की बात जो है, तो उस केस में द पावर टू टेक द डिसीजन लाइज इन द हैंड्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होगी उसके इलेक्शंस होते हैं बेटा, इलेक्शंस के थ्रू आप क्या करते हैं, वहां पर मैनेजिंग कमेटी इलेक्ट करते हैं, और ये जो मैनेजिंग कमेटी इलेक्ट करते हैं उसका काम जो होता है वो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्मूथ वे में चलाना और उसके लिए डिसीजन मेकिंग वगैरह करना। ठीक है, तो पावर टू डिसाइड किसके पास होगा, मैनेजिंग कमेटी के पास होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी में। उसके मेंबर्स कैसे इलेक्ट होंगे बेटा, सारे मेंबर्स मिलकर इलेक्शन करके उनको इलेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव का मतलब क्या होता है, बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी इस एम के साथ काम नहीं करती कि उसे प्रॉफिट अर्न करना है, और अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोई प्रॉफिट होता भी है ना तो वो जनरली अपने मेंबर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी आप चलाएंगे तो उसके भी तो एक्सपेंसेस होंगे ना बेटा, खर्चे भी तो क्योंकि आपने अकाउंटेंट अपॉइंट कर रखा है, आपने मान लीजिए सपोज एक बंदा रखा है ऑफिस वर्क के लिए, तो इस तरीके से कुछ ऑफिस बियरर्स आपने बैठा रखे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो बेटा खर्चे भी तो चलाने हैं। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत वो प्रॉफिट अर्न करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि फुल प्रॉफिट मोटिव के साथ ही वो काम करते हैं। और दूसरा जो मैंने आपको बोला ना कि अगर उनको प्रॉफिट वगैरह होता है तो वो मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं। वो आप टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी से पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा। तो अभी मेन आपको क्या समझना है, सर्विस मोटिव। द कोऑपरेटिव सोसाइटी थ्रू इट्स though its purpose lays emphasis on the values of mutual help and welfare है। मतलब मेन जो पर्पस जो होता है वो क्या होता है, आपका म्यूचुअल जो मेंबर्स होते हैं उनके बेनिफिट और वेलफेयर के लिए काम करना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके बाद बेटा नेक्स्ट फीचर है पॉलिटिकल एंड रिलीजियस न्यूट्रलिटी। इसका मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी सोसाइटी जो इस तरीके से फॉर्म की जाती है उसमें कास्ट, क्रीड, रिलीजन इन सबको ध्यान नहीं दिया जाता बेटा। आप इंडिया में किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अगर आप मेंबर बन रहे हैं तो उस केस में आप किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, आप कौन सी कास्ट के हैं, आपका रिलीजन क्या है, इन सब से मैटर नहीं करता है। मेन चीज क्या है, सोसाइटी के जो ऑब्जेक्टिव है वो है मेंबर्स का वेलफेयर करना। अब मेंबर्स जो है वो क्या करते हैं, कॉमन जो वर्क परफॉर्म करते हैं, एक जैसा काम करने वाले लोग ही एक साथ मिलकर आएंगे जो अपने वर्क को क्या करवाना चाहते हैं, प्रमोट करवाना चाहते हैं। समझ रहे हैं ना आप? तो इसीलिए क्या होता है, यहां पर जब मेंबर्स एडमिट किए जाते हैं या कोई मेंबर बनता है तो उसमें कास्ट, क्रीड, रिलीजन इन सब चीजों को
ध्यान नहीं दिया जाता। चलिए, इसके बाद हमारा ये फीचर्स तो यहां पर खत्म हो गया बेटा। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां से मेरिट से। ठीक है, अब मेरिट्स क्या होती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्म में? अगर आप क्या है बिजनेस करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो उसकी मेरिट्स क्या होगी? तो आइए मेरिट्स देखते हैं। तो मेरिट्स में पहला लिखा हुआ है बेटा, फर्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, थोड़ा सा हम ऊपर खसक जाते हैं, देखिए ऊपर खसक गए। अब देखिए, तो लिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड। ये हमने फीचर्स के अंदर पढ़ा था। अब आपको ऐसा लगे कि भाई ये तो आप वीडियो में पहले बचा चुके, अरे तो भाई जो फीचर्स होंगे उसमें ही से तो मेरिट निकल कर आएंगी बेटा, जो फीचर्स होंगे उसमें से ही तो डीमेरिट्स निकल कर आएंगी। तो एक चीज को ध्यान रखिए, कभी कभी क्या बेटा, पढ़ना और याद रखना बहुत आसान है। अगर आप फीचर्स डिटेल में पढ़ लेते हैं तो फीचर्स में से ही तो मेरिट निकल कर आ रही है। हम पढ़ेंगे कभी किसी कोई कंपैरेटिव चार्ट बनाकर, आपको वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर भी। ठीक है, तो जो लायबिलिटी होती है वो मेंबर्स की, वो क्या होती है बेटा, लिमिटेड होती है। कहां तक लिमिटेड होती है? जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया होगा सोसाइटी में, बस उस तक। मतलब सोसाइटी के क्रेडिटर्स मेंबर्स के घर नहीं आ सकते। एक तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अपना पैसा वसूल करने के लिए, राइट। चलिए, इसके बाद बेटा नेक्स्ट हम मेरिट जो पढ़ते हैं, वो मेरिट क्या है? वो मेरिट है बेटा इक्वालिटी इन वोटिंग राइट। इक्वालिटी इन वोटिंग राइट का मतलब क्या होता है? बाई चांस मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन डिफर कर रहा है बट उनके वोट उसके बेसिस पर नहीं होंगे। एक मेंबर एक वोट, क्या क्लियर चीज है? एक मेंबर एक वोट देगा, तो एक मेंबर एक वोट, तो इसका मतलब इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस है। तो जब भी आप अपने लिए गवर्निंग बॉडी या मैनेजिंग कमिटी बना रहे होंगे और उसके लिए जब इलेक्शंस हो रहे होंगे तो सीधा हिसाब किताब क्या चलेगा बेटा, कि जितने मेंबर्स होंगे हर मेंबर्स के पास एक वोट होगा देने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इक्वालिटी रहेगा, भले आपका कैपिटल का कंट्रीब्यूशन अलग अलग हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेरिट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट मेरिट है स्टेबल एग्जिस्टेंस। अब स्टेबल का मतलब क्या होता है? स्थायी, स्थायी एग्जिस्टेंस रहेगा। मतलब क्या? सोसाइटी चलती रहेगी बेटा, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। देखिए, डेथ, बैंक्रप्सी, इंसेनिटी ऑफ द मेंबर्स डू नॉट अफेक्ट क्या है? कंटिन्यूटी। ठीक है, तो हम इसको, आप इसको कंपैरेटिव भी याद कर सकते, सोच सकते। किसके कंपैरिजन में? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो होता है, पार्टनरशिप बिजनेस होता है, या एचयूएफ वाला जो है, उसके कंपैरिजन में भी आप इस पॉइंट को पढ़ सकते। तो यहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में बेटा एक तरीके से स्टेबल एग्जिस्टेंस होता है। और हमने अभी इसके पहले एलएलपी पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में, उस लेक्चर में भी आप देखेंगे तो एलएलपी में भी एक स्टेबल एग्जिस्टेंस ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद बेटा इकोनॉमी इन ऑपरेशन से। अब देखिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूं आपको, है छोटा सा एग्जाम्पल बेटा। मान लीजिए आप डेयरी फार्मिंग जो है उसमें डील करते हैं। ठीक है, आपने भैंस पाल रखी है, गाय पाल रखी है, आप दूध निकालते हैं, उसे बेचते हैं। आपके से विलेज में, आपके जो क्या बोलते हैं उसको अपन, गांव में, ठीक है, तो आपके गांव में 10-12 लोग इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, जो क्या करते हैं बेटा, रोज सुबह 4 बजे उठना, वहां से दूध वगैरह गाय भैंस का निकालना, उसके बाद सब अपनी अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी लेकर, 4 व्हीलर डिपेंड करता है बेटा, और जिसके यहाँ जितना दूध होगा, चले बेटा सब क्या दौड़ लगा रहे हैं बेटा, दौड़ लगा रहे हैं सिटी की तरफ, एक बड़ी सिटी की तरफ। ऐसा होता है रियल लाइफ में, मैंने देखा है। ठीक है, सिर्फ बुक से नॉलेज थोड़ी लेना है बेटा, बाहर रोड पर घूमते हैं, ऑब्जर्व करिए चीजों को, तो आपको ऐसा दिखेगा कि गांव से पता चला 8-10 लोग, 12 लोग अलग अलग टाइम पर बेटा क्या है, गाड़ियां ले लेकर दौड़ते चले जा रहे हैं सिटी की तरफ। क्यों? दूध बेचने के लिए बेटा। अब देखिए, अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेंगे तो उस केस में क्या होगा, ये जो 10 लोग 12 लोग मिलकर 10-12 गाड़ियां लेकर दौड़ लगाते थे अपना दूध बेचकर आने के लिए शहर में, उसकी जगह क्या होगा, दूध इकट्ठा करिए। ठीक है, दूध का क्वालिटी को चेक कर लीजिए, उस हिसाब से क्या होता है कि भाई पेमेंट होगा। अब क्या होता है, आप 8-10 लोग या 15 लोग, 20 लोग जो भी हैं उस गांव में, उनमें से 2-3 लोगों को अपॉइंट कर लीजिए, जिनका काम है गाड़ी से सबका दूध इकट्ठा करके ले जाना और उसको सिटी में बेचकर। तो मतलब आपको एक तरीका बता रहा हूं सिर्फ कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में हम ये जो मेरिट्स में पढ़ रहे हैं इकोनॉमी इन ऑपरेशन से, वो इकोनॉमी क्यों आती है भाई, वही काम सब लोग कर रहे थे, तो 10-12 गाड़ियां पेट्रोल लगा रही थी, डीजल लगा रही थी, सिटी की तरफ दौड़ रहे थे, टाइम वेस्ट हो रहा था, वो अलग। अब आप बोलो कि हमारे पास टाइम ज्यादा है साहब, हम तो ऐसे ही जाएंगे, तो फिर तो बहस करने से कोई मतलब नहीं है बेटा उस पॉइंट पे, है ना। तो इकोनॉमी इन ऑपरेशंस यहां पर इसलिए हो जाती है। और दूसरा होता है बेटा मिडिलमैन, जो नीचे लिखा है ना, एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन। क्यों बेटा, शहर से 2 लोग आते थे, वो आपका दूध लेकर जाते थे, आपसे वो 25 रुपए लीटर लेते थे, शहर में जाकर 32 रुपए बेचते थे, या फिर मान लीजिए अब 32 रुपए तो नहीं, इस समय जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तब दूध लगभग 60 रुपए लीटर चल रहा है,
ठीक है। तो वो आपसे क्या होता है, मान लीजिए 35 रुपए लेकर चले जाते थे, मार्केट में जाकर 60 रुपए बेचते थे, बीच में कमीशन खाते थे, ये थे मिडिल मैन। तो आप क्या कर सकते हैं, आप मिडिल मैन जो है उनको भी बीच में से हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं भैया, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर लीजिए, आपके ही लोग यहां से क्या करेंगे, दूध ले जाकर शहर में बेचेंगे, तो ये बीच का मार्जिन, तो बेटा दोनों को बेनिफिट होगा। दोनों को बेनिफिट होगा मतलब क्या होता है, आपको भी बेनिफिट होगा, और दूसरा क्या होता है, जो कंज्यूमर बैठा हुआ है मार्केट में, सिटी में, उसको भी एक बेनिफिट होगा, उसको भी एक रीजनेबल रेट पर क्या होता है, आपके प्रोडक्ट या प्रोड्यूस जो है वो मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, और दूसरा मैंने बोला आपको कि एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन किया जा सकता है, वो एक मेरिट है। नेक्स्ट है इसके बाद सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट है। बहुत सारे ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी होती है बेटा, जिनसे गवर्नमेंट को किसी ना किसी फॉर्म में कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलता है। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपके ऊपर टैक्स कम लगता है, या आपको बिजली थोड़ा सा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूं बेटा, है ना, बिजली किसी का नाम नहीं है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिसिटी आपको थोड़ा कम रेट पर दी जाती है, आपको किसी चीज में सब्सिडी दी जाती है, तो इस तरह की चीजें से आपको खाद में, फर्टिलाइजर्स वगैरह में आपको सब्सिडी वगैरह मिल जाती है, क्योंकि आप क्या होता है, तो ये सारी चीजें भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इस तरीके से गवर्नमेंट भी कुछ बेनिफिट्स या इंसेंटिव्स दे सकती है। ठीक, और बाकी तो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अगर गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देती है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उसके अगेंस्ट में आपको भी गवर्नमेंट को करना पड़ता होगा, मतलब गवर्नमेंट आपके वर्किंग कल्चर में कुछ ना कुछ कहीं पर इंटरफियर कर सकती है। ये सिंपल चीज है, गवर्नमेंट अगर आपको एड दे रही है, ग्रांट दे रही है इस तरीके से, या कुछ रिलैक्सेशंस दे रही है, तो गवर्नमेंट ये देखना चाहेगी कि उसका कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा सपोर्ट फ्रॉम क्या है, गवर्नमेंट। नेक्स्ट हम मेरिट की बात करें तो ईज ऑफ फॉर्मेशन। अब बेटा ईज ऑफ फॉर्मेशन के केस में कहीं कहीं पर आप डिफरेंट बुक्स में देखेंगे कि यहां पर एक नंबर लिखा रहेगा, उन्होंने बोला 10 लोगों के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है, 11 लोगों के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है। बेटा मैं नंबर में नहीं जा रहा, ठीक है, जब आपके दिल में आए कि मुझे कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर बिजनेस करना है, उस केस में दो में से एक काम कर लीजिएगा बेटा, या तो आप जिस स्टेट में है वहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का बेटा ऑफिस होता है, थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा बेटा, अब तो जमाना खत्म, पहले तो लोग परेशान होते थे, तो बेटा उस ऑफिस में चले जाइएगा, वहां जाकर जानकारी ले लीजिए, वहां से नहीं तो आजकल इंटरनेट पे भी बहुत सारी जानकारी होती है। और क्या होता है, इसके अलावा कंसल्टेंट्स भी होते हैं, बोले हमें इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो ठीक है बेटा, जब टाइम नहीं है तो फिर पैसे, तो दो में से एक काम तो करो। तो फिर उस केस में आप क्या कर सकते हैं, कंसल्टेंट जो होते हैं बेटा उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो वो आपको जो भी प्रिवेलिंग, जिस स्टेट में आप हैं वहां पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लॉज हैं उनके अकॉर्डिंगली कितने मिनिमम मेंबर्स चाहिए, कितना उनको अमाउंट कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्या बाकी फॉर्मेलिटीज जो है वो आप कंप्लीट करके और आप सोसाइटी को फॉर्म कर सकते हैं। इजी फॉर्मेशन होता है, तो आपने बोला सर इतनी सारी चीजें बता दी आपने, तो इजी फॉर्मेशन कहां हुआ भाई, ये तो ठीक है ना, इजी फॉर्मेशन जो वर्ड है ये कंपैरेटिव पढ़ रहे हैं आप, कैसे कंपनी के रिस्पेक्ट में, फिर भी देखा जाए तो इनका फॉर्मेशन काफी इजीली हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा ये आपके मेरिट्स खत्म इस स्लाइड पर। इसके बाद चालू हो रहे हैं लिमिटेशंस या डीमेरिट्स से। तो लिमिटेशंस या डीमेरिट्स में क्या है बेटा, पहला लिखा है लिमिटेड रिसोर्सेस। क्यों, बहुत ज्यादा जो रिच बिजनेसमैन होते हैं वो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जनरली जो लोग बनाते हैं वो फार्मर्स हो सकते हैं, या फिर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इसको बिलोंग करने वाले लोग हो सकते हैं। ऐसा होता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई जो हाई रिच क्लास है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बना, बट जनरली जो बनाते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो इनके रिसोर्सेज जो होते हैं वो आपके लिमिटेड रहते हैं। क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज के केस में क्या रहेगा, जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है मेंबर्स ने वो इनके रिसोर्सेज होते हैं बेटा। ठीक है, तो वो जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे उतने ज्यादा उनके रिसोर्सेज रहेंगे, तो इसीलिए हम यहां पर बोलते हैं कि रिसोर्सेज इनके लिमिटेड होते हैं। तो ये एक लिमिटेशन होगी बेटा। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या होता है, इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। देखो बेटा, कोऑपरेटिव सोसाइटी जिन्होंने बनाई है उनका काम ही है सोशल वेलफेयर, सोशल का मतलब पब्लिक नहीं, मेंबर्स का वेलफेयर करना। तो मेंबर्स का जब वेलफेयर करना उनका काम है, तो इस केस में क्या होता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था दूध वाला। अब आप एक बात बताइए, कोई एमबीए आईएम के बंदे को आप वहां पर अपॉइंट करेंगे क्या, तुम हमारा दूध लेकर जाया करो और सिटी में बेचा करो, नहीं? तो उस केस में क्या आप उसे पेमेंट कर पाएंगे? वो बोलेगा साहब इतना पैसा लगाकर मैंने क्या होता है आईएम से क्या है एमबीए किया है, और क्या होता है कि इतना पेमेंट आप मुझे करते, तो भाई आप तो नहीं कर पाएंगे ना। फिर या तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी उतने लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर रही है और सेल कर रही है और टर्नओवर हो। ठीक है, एग्जांपल्स भी आपके क्या है अवेलेबल है रियल लाइफ में, ऐसे भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के नाम नहीं लूंगा बेटा। ठीक है,
क्यों? एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं ना, तो इसलिए नाम तो नहीं ले पाऊंगा, बट आप अवेयर हैं इन सब चीजों से, क्योंकि आजकल ये सब चीजें मार्केट में इजीली ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है, ठीक है। सो इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट एक लिमिटेशन क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा हाई सैलरीज पर बहुत ज्यादा प्रोफेशनल्स को हायर नहीं कर सकते। मैक्सिमम कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केस में ऐसा होता है कि वो हाई पेमेंट करके हाई एफिशिएंट जो इंटेलेक्ट जो होता है, नॉलेजेबल जो प्रोफेशनल्स होते हैं उसको एम्प्लॉय नहीं कर पाते हैं, तो ये एक लिमिटेशन हो सकता है। नेक्स्ट लिमिटेशन है बेटा लैक ऑफ सीक्रेसी। इसके पीछे रीजन ये होता है बेटा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो मेंबर्स की मीटिंग होती है या उनकी जो एजीएम होती है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, एनुअल मीटिंग जो होती है, उसमें सारे डिस्कशंस होते हैं, ओपन डिस्कशन होते हैं, उसके ऊपर वोटिंग वगैरह भी हो सकती है कि हमको क्या, तो इसीलिए आप ये बोलते हैं कि दैट देयर इज अ लैक ऑफ क्या है, सीक्रेसी। मतलब चीजें उतना सीक्रेट नहीं रह पाती। जब ओपन डिस्कशन होगा तो हर किसी को हर चीजें क्या होता है पता चल जाएंगी, तो इसीलिए ये पॉइंट एक लिमिटेशन का है कि देयर इज लैक ऑफ सीक्रेसी। और हम ये पढ़ चुके हैं, सोल प्रोप्राइटर में तो सिर्फ मालिक को अकेला पता है, ठीक है। एचयूएफ में भी कर्ता को पता है या सिर्फ उसके फैमिली में पता है, तो वहां पर देखा जाए तो सीक्रेसी ज्यादा मेंटेन होती है, बट इस फॉर्म ऑफ बिजनेस में उतनी ज्यादा सीक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाती। नेक्स्ट लिमिटेशन है बेटा गवर्नमेंट कंट्रोल। तो ये मैंने आपको बता दिया था कब, जब गवर्नमेंट का आपको इंसेंटिव और एड्स बताया था कि गवर्नमेंट अगर आपको सब्सिडी देती है, लो टैक्स देती है, कम रेट पर आपको बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी देती है, तो उस केस में क्या होता है बेटा, जो गवर्नमेंट होगा वो मैंने कहा था ना आपसे कि कुछ ना कुछ तो इंटरफियर भी करेगी। तो हो सकता है गवर्नमेंट आपको बोले कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, आपके यहां जब इलेक्शंस होंगे तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव जाएगा गवर्नमेंट का, आपको ऑडिट करवाना है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह, एनुअल इंफॉर्मेशन ये सारी सबमिट करनी है, तो देयर मे बी सम लीगल फॉर्मेलिटीज बेटा जो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके साथ लिमिटेशंस खत्म होते हैं बेटा इस चैप्टर के, ठीक है, मतलब इस टाइप ऑफ बिजनेस के। इसके बाद है बेटा टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी से, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में सबसे पहले दिखा है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। अब ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों बनाई जाती है, ठीक है, फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। आप कंज्यूमर हैं बेटा, आप क्या होता है, आप मार्केट में बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, तो हमने क्या सिर्फ आपने, अच्छा एक और एग्जांपल बता सकता हूं बेटा, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, कई पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, उसमें भी आप देखेंगे ना तो उनकी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है। कहां जा रहे हो, बोले सोसाइटी जा रहे हैं, सामान लेकर आते हैं, वहां पर आप जाकर क्या होगा, डेली नीड्स है, ग्रोसरी होता है, इवन कपड़े वपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से, आइटम्स है, ये सब भी अवेलेबल हो जाता है। तो इस तरीके से सोसाइटी फॉर्म करना। अब होता क्या है बेटा, ये सोसाइटीज बल्क ऑर्डर करती है, तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या डीलर्स हैं, उनसे बल्क ऑर्डर करते हैं, तो क्या होता है, इनको थोड़ा सा माल सस्ता मिलता है, और जब वो सस्ता मिलता है तो वो डिस्काउंट में अपना थोड़ा सा एक प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके, जो कि उसको चलाने के लिए नेसेसरी होता है, बाकी वो मेंबर्स को अपने सस्ते दामों में चीजें बेच देते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। तो देखिए क्या लिखा है, फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स है, और सेकंड लिखा हुआ है मेंबर्स कंप्राइज ऑफ कंज्यूमर डिजायरस ऑफ ऑब्टेनिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस। तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी इस तरह की सोसाइटीज होती हैं, और आप पब्लिक सेक्टर के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या पब्लिक सेक्टर जहां के फैक्ट्रीज जहां पर होती हैं, वहां पर देखेंगे तो मैंने खुद देखे हैं, मैंने भिलाई में देखा है, मैंने क्या होता है भोपाल में देखा है, ऐसे कई जगह मैंने आपके पब्लिक सेक्टर के जहां पर बड़े बड़े जो नवरत्ना, मिनी रत्ना, ये सब कंपनीज होती हैं, तो उनके पास उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मैंने देखा है, ठीक है। तो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज में एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव। नेक्स्ट है बेटा प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब बेटा नाम के अंदर मीनिंग छुपा है, यहां पे पहले वाले में कंज्यूमर लिखा था, यहां पर क्या लिखा है, प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर मतलब क्या होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। दीज सोसाइटीज आर सेट अप टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स। बेटा जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं वो मिलकर इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं ताकि उनके इंटरेस्ट सेफ गार्ड हो सके। द मेंबर्स कंप्राइज ऑफ प्रोड्यूसर्स डिजायरस ऑफ प्रोक्यूरिंग इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड ऑल्सो मार्केटिंग। मतलब अब जो छोटे फार्मर्स होते हैं या छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो उनकी जो रॉ मटेरियल की या सीड्स की या फर्टिलाइजर, इस तरह की जो नीड होती है, उस नीड को फुलफिल करने के लिए, ताकि वो समय पे मिल सके, सस्ता मिल सके, और इसलिए भी बनाई जा सकती है कि उनका जो आउटपुट आएगा बेटा, फार्मर जो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, या छोटे छोटे क्या होता है प्रोड्यूसर से, वो जो भी प्रोड्यूस करेंगे उसकी प्रॉपर मार्केटिंग हो सके, ठीक है। तो इसलिए इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाती है।
नेक्स्ट क्या होता है बेटा, नेक्स्ट है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये हम अभी लास्ट वाले स्लाइड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी दोबारा रिपीट कर देता हूं। सच सोसाइटीज आर एस्टेब्लिश्ड टू हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। द मेंबर्स कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स हु विश टू ऑब्टेन रीजनेबल प्राइस ऑफ देयर आउटपुट। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट प्रॉपरली मार्केट हो जाए। हर किसी के पास इतना टाइम, बेटा वो प्रोड्यूस करने में अपना दिमाग लगाए और टाइम लगाए कि उस चीज को मार्केट करने में। ठीक है, जैसे कई फार्मर्स होते हैं बेटा, तो मैंने उनसे कभी प्रैक्टिकली से बात करी तो मैंने कहा आप लोग डायरेक्टली आकर क्या होता है मार्केट में या कंज्यूमर्स को टच में क्यों नहीं आते? उनके बोले उनको छोटी छोटी क्वांटिटी चाहिए। हम अपने खेत के ऊपर ध्यान दें, इरिगेशन के ऊपर ध्यान दें, बाकी जो फार्मिंग एक्टिविटीज है उसके ऊपर ध्यान दें कि हम प्रोड्यूस की अपनी मार्केटिंग करते रहे। इसलिए बोले हम बल्क में एकदम से सेल कर देते हैं, हमारे पास वो पैसा आ जाए, हम अपना दूसरा काम दोबारा स्टार्ट करें, उसके ऊपर हमारा ज्यादा फोकस रहता है। तो इसी तरह बेटा जो छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फॉर्म कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे ये आपको डेप्थ में बताना है, क्योंकि फार्मर वाले एक एग्जांपल तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दीज सोसाइटीज आर एस्टेब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग बेटर इनपुट्स एट रीजनेबल कॉस्ट। जो मैंने आपको बोला, सीड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, और कोई ट्रैक्टर वगैरह इस तरह के कोई भी इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदने, इन सब के लिए द मेंबर्स कंप्राइज ऑफ फार्मर्स हु विश टू जॉइंटली टेक अप द फार्मिंग एक्टिविटीज। तो जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं वो इसके मेंबर, और कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ छोटा ही बने बेटा, बड़ा आदमी तो कैपेबल होता है, उसके पास क्या है डीप पॉकेट्स हैं, पैसा ज्यादा है, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि जनरली जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो इसके मेंबर्स बन जाते हैं। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। अब देखिए सर, सपोज क्या होता है बेटा, आपको क्या करना है, आप लोगों, आप के पेरेंट्स जो है वो मान लीजिए किसी जगह पर वर्क करते हैं, वो एम्प्लॉय हैं कहीं पर। अब आप देखेंगे कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज है ना, उन लोगों ने मिलकर एक ग्रुप फॉर्म कर लिया। क्यों बेटा, अकेले आदमी के बस की नहीं थी प्लॉट खरीदने की, तो उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप फॉर्म कर लिया। उस ग्रुप को मतलब एज ए सोसाइटी उसको रजिस्टर्ड करवा लिया। ठीक है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम पे। अब क्या किया, पहले लोगों ने उसमें बेटा पैसा कंट्रीब्यूट करा, और कंट्रीब्यूट करके क्या होता है, बड़ी जगह ले ली बेटा, लैंड ले लिया। उसके बाद जो पैसा इकट्ठा करा कुछ सालों से, उससे क्या हुआ, उस लैंड की लेवलिंग डेवलपमेंट करवा लिया, उसमें रोड प्लॉटिंग जिसको बोलते हैं ये करवा लिया। फिर मीटिंग वगैरह हुई, वहां पर क्या हुआ बेटा, मीटिंग में उन्होंने क्या होता है ड्राइंग बाय लॉट्स, जैसे पर्चियां निकालते हैं ना बेटा, तो पर्चियां निकालने के बाद उन्होंने क्या, उनको वो प्लॉट्स है तो सब लोगों ने आपस में उनको प्लॉट्स मिल गए। सिर्फ उतना ही नहीं बेटा, आगे चाहे तो इवन कंस्ट्रक्शन के लिए भी वो क्या कर सकते हैं, इस तरीके से पैसा इकट्ठा करके, और क्या होता है कॉन्ट्रैक्टर को रख के कंस्ट्रक्शन का काम भी कर। तो ये तो डिपेंड करता है बेटा कि उनकी थिंकिंग एक जैसी कब तक चलती है। ठीक है, आपको एक एग्जांपल बता रहा था कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज होती क्या है। तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज आर एस्टेब्लिश्ड टू हेल्प पीपल विद लिमिटेड इनकम टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस एट रीजनेबल कॉस्ट। क्या मैंने अभी आपको बताया, द मेंबर्स ऑफ दीज सोसाइटीज कंसिस्ट ऑफ पीपल हु आर डिजायरस ऑफ प्रोक्योरिंग रेसिडेंशियल अकोमोडेशन एट लोअर कॉस्ट है। तो जनरली क्या होता है, इसमें कौन लोग आते होंगे, किस तरह के लोग बनाते होंगे बेटा, मैंने तो रियल लाइफ में देखे हैं। ठीक है, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मैंने देखा है, जो लोग किसी गवर्नमेंट, बेटा नाम नहीं लूंगा उनका तो, या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं ले रहा हूं बेटा, बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मैंने देखा है, वो सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थे, मिडिल लेवल के जितने काम करने वाले लोग थे, क्लर्क वगैरह, और इस ग्रेड में होता है लोअर लेवल ऑफिसर्स है, उन सब ने मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रखी थी। और उन्होंने क्या हुआ कि लैंड ले लिया था, और उसके बाद क्या उसमें प्लॉटिंग वगैरह करी। लॉट जो मैंने आपको एग्जांपल बताया एग्जैक्टली वो एग्जांपल मैं वहीं से लेकर आया था। ठीक है, तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज इसलिए बनाई जाती हैं, और ये आपको एम बता दिया। ठीक है, इसके साथ आपका क्या खत्म हो गया बेटा, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव। इसके अलावा भी बहुत फॉर्म्स हो सकते हैं इन डेप्थ में, बट फिर वही बात आती है ना कि आप क्लास 11th में बेटा, और 11th का मतलब क्या होता है कि अभी आपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस का सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे तो आप इन चीजों को और डेप्थ में पढ़ सकते हैं। और आपने बोला कि नहीं सर हमें तो नॉलेज और चाहिए था, तो बेटा वीडियो लेक्चर्स और भी है। ठीक है, प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए भी वीडियो लेक्चर्स बनेंगे, आप बिल्कुल उनको देखिए, आपको नॉलेज दर मिलेगा। ठीक है, और बाकी तो आप फ्री है। सो एंजॉय योर स्टडीज, बाय बाय, टेक केयर।